नमस्कार, खबरों के इस अंक में मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आइए आज की खबरें इस प्रकार से। देश में कपास, दालें व तेल उत्पादन करने वाली फसलों के भाव में 2 से ढाई गुना वृद्धि करके किसानों को दिया जा रहा है भारी मुनाफा। यह कहना है प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। वहीं उन्होंने भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लों के साथ भिवानी के जलभराव होने वाले क्षेत्रों का दौरा भी किया। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि देश में कपास, दालें और तेल उत्पादन करने वाली फसलों के भाव 2 से 2.5 गुना तक किसानों को दिए जा रहे हैं, ताकि दूसरे देशों से आयात की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके साथ ही हरियाणा देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव देने वाला राज्य भी बन गया है। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा की मुख्य फसलों में से एक सरसों के भाव में भी करीबन 400 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही चने के भाव को भी बढ़ाया गया है। यह प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने की तरफ एक बेहतरीन कदम है। यह बात कृषि मंत्री ने भिवानी शहर के विभिन्न सड़कों व चौराहों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वहीं उन्होंने भिवानी में बरसात के कारण टूटी सड़कों, हाईवे के निर्माण कार्य सहित जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और उपायुक्त श्री आरएस ढिल्लों को शीघ्र ही सड़कों की मुरम्मत किए जाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हरियाणा के किसानों को देश में अपनी फसलों का अधिकतर भाव मिल रहा है। प्रदेश में मंडियों के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि किसानों के आर्थिक हालात को बेहतर बनाया जा सके। भिन्न विभाग के इंजीनियर थे, उनके साथ लेकर के शहर की सर्कुलर रोड, ये जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये बिल्डिंग, और सेक्रेटरीट के सामने जो हुडा की रोड है, मुख्य सड़कों का हमने निरीक्षण किया। और बारिश के मौसम में जो सड़कें टूट जाती हैं या ब्यूटिफिकेशन का काम है, कहीं ग्रिल टूटी हुई है, सभी अधिकारियों को टाइमलाइन दे दिया गया है और हमारे डीसी साहब इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और ऊपर से बजट दिलवाने की बात होगी, सैंक्शन करवाने की बात होगी, चंडीगढ़ से हम करवाएंगे। और बिल्कुल निश्चित अवधि के अंदर, क्योंकि बारिश का मौसम लगभग ख़त्म हो गया है, इस काम को हम ख़त्म कराएंगे और शहर के सौंदर्यीकरण में आम आदमी को कोई असुविधा ना हो, वो चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। और सारा जो है इन सड़कों का जो ज़रूरत है रिपेयर करने की, वो तुरंत करवाएंगे। सर, आपने देखा क्या हालात देखे, कितने? इसीलिए हम और डीसी साहब आए हैं, इसीलिए सारे इंजीनियर्स की मॉनिटरिंग की है, मीटिंग ली है और इनको पैसा जो सैंक्शन कराने की बात है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल की बात है, कि बाकायदा टाइमलाइन दे करके तुरंत प्रभाव से सारे काम ठीक होंगे और शहर के वासियों को जो असुविधा हुई है वो भविष्य में नहीं होने देंगे। सर, जब बीजेपी सरकार आई, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो हाईवे निर्माण का काम किया है वो आप लोगों के सामने है। हरियाणा के अंदर ही हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कें बनी हैं। आप देखें, ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ बहुत सारे नए हाईवे बने हैं, मेट्रो का काम हुआ है और डेवलपमेंट के काम में कोई कमी नहीं है। हमारे शहर की जो है पानी निकासी की समस्या है, पानी निकासी की दीर्घकालीन व्यवस्था अलग से करनी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म जो इसका मैकेनिज़्म हम बना सकते हैं उसको हम बनाएंगे और जो व्यवस्था जितनी अच्छी हो सकती है उसको करेंगे। शहर का सड़कें हों, इलेक्ट्रिसिटी हो या जो प्लांटेशन का काम हो, सारे काम हम करवाएंगे। शुक्रवार को कांग्रेस सरकार की पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक किरण चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के चलते आम जन को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली नियुक्तियों में बड़े गड़बड़ झाले की सूचनाएं हैं। इसके अलावा कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी अस्पताल में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि भिवानी जिलाधीश ने भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की RT-PCR जांच में भूमिका को लेकर उन्हें दोषी ठहराते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य सुविधाएं तो दूर, यहां तक कि खून टेस्ट करने की मशीनें तक खराब रहती हैं। श्रीमती चौधरी ने भिवानी शहर में अमृत योजना के तहत किए गए करीबन 72 करोड़ रुपए की सार्थकता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया।
उन्होंने कहा कि चंद अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर उन इलाकों में बरसाती पानी की लाइनें नहीं डाली हैं जहां पानी खड़े होने की सबसे अधिक समस्या है। उनका कहना था कि अमृत योजना के तहत जो कार्य किए गए हैं उनकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वहीं करनाल में किसान आंदोलन पर बोलते हुए श्रीमती किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को अविलंब दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नदाता पर हो रहे जुल्म कतई मंजूर नहीं है। सरकार की तानाशाही का शीघ्र ही अंत होना चाहिए। मैंने देखा चौधरी बंसीलाल जी का जो हॉस्पिटल जो बंसीलाल जी ने बनाया था, जो करोड़ों रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर पीपल के पेड़ जो हैं बिल्डिंग से निकल रहे हैं, पूरे जड़ें नीचे तक आ रही हैं। मतलब आप ये देखिए, मैं सोच के एक बारी जड़ चली जाए तो इसका मतलब तो वो पूरा का पूरा खिसकना शुरू हो जाता है। तो ये हालात जो हैं इस बिल्डिंग के हो गए हैं, जो कभी पूरा का पूरा अपने 7-8 जिलों के अंदर यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे ये जो है ये बिल्डिंग बनाई। मेरे को बहुत सारे लोग मिले, शाम के समय आके मिलते हैं, बताते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर ब्लड टेस्टिंग की जो मशीन है, एक सिंपल सी मशीन जो होती है जिसमें खून टेस्ट होता है, वो KFT LFT जो होती है, वो तक मशीन जो है वो ख़राब पड़ी। उसके लिए भी जो है आम जनता इतनी परेशान है, उसको बाहर उसमें प्राइवेट में भेजते हैं, क्योंकि प्राइवेट वालों के साथ इनकी साठगांठ लगी हुई है। ये जो CMO है, सबसे भ्रष्ट औरत है ये, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। जिस तरह से हालात हुए हैं और जिस तरह से ये काम पूरा ये कोरोना में चला है, आप सब जानते हो इस बात, और आप मानोगे इस बात को कि जो हालात इस CMO के आने के बाद यहाँ हुए हैं, ऐसे हालात पहले कभी भी हॉस्पिटल में नहीं। ये कृषि जो है ये खाली किसान नहीं है, किसान जो है इस किसान प्रभावित होता है तो हर वर्ग प्रभावित होता है। मजदूर प्रभावित होगा, व्यापारी प्रभावित होगा, आड़ती प्रभावित होगा, आम जन के ऊपर जो है ये बात आएगी। तो ये सारा का सारा इंटर रिलेटेड सीन है, वो सारा जो होएगा। लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि भाई इन्होंने अपने कोई ना कोई पूंजीपति भाई को जो है फ़ायदा पहुंचाना है, जहाँ से पानी निकालने की निकासी होती और कहीं और डाल दिए। तो ये चीज़ को भी मैं विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से उठाऊंगी, क्योंकि भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने अपने समय पर, मेरे ससुर जी ने यहाँ पर भिवानी के अंदर सीवर लाइन डलवाई, सारा का सारा पूरा शहर कवर करा। और उनके चले जाने के बाद जब मैं यहाँ पे आई, बहुत बुरे खस्ता हालत के अंदर वो सीवर लाइन थी। सारी की सारी जो है दोबारा से जो नई जीर्णोद्धार उनका करवाया, करोड़ों रुपए से करवाया, हज़ारों करोड़ों रुपए जो है लगाए, आप सब जानते हैं। और वो CIPP टेक्नोलॉजी यूज़ करी और सब कुछ जो है हो सकता था, सुपर शक्कर मशीन्स और सब कुछ डाल के वो काम कराए यहाँ पे। आज जो है जो हालात हो रहे हैं कि जो पैसा चौधरी बंसीलाल जी ने कभी लगाया था और उसको जीर्णोद्धार करने के लिए हज़ारों, मैंने लगाया था, हज़ारों करोड़ जो है यहाँ पे लगाया था, वो उसके ऊपर एक बारी भी मेंटेनेंस नहीं हुई। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात। प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत स्थानीय वेस्ट कॉलेज से PWD रेस्ट हाउस तक बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन के कारण सड़कों पर बने गड्ढों के कारण आसपास के नागरिकों को करना पड़ रहा है भारी समस्याओं का सामना। इस बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी वाहनों के कारण दिन रात धूल का अंबार उड़ता रहता है। अमृत योजना के तहत BTM चौक से लेकर वैश्य महाविद्यालय तक सीवरेज की नई पाइपलाइन तो डाल दी गई थी, लेकिन पाइपलाइन डालने के बाद इस रोड को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते आसपास के घरों और दुकानों में धूल के गुब्बारे उठते रहते हैं, जिससे दुकानदार और क्षेत्रवासी अत्यधिक परेशान नजर आए। इसकी शिकायत भी कई बार लिखित में दी जा चुकी है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते BTM चौक के क्षेत्र में स्थित जाट धर्मशाला में यहाँ के लोगों ने एकत्रित होकर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि करीबन 3-4 महीने पहले यह रोड तोड़ा गया था और सीवरेज लाइन डाली गई थी। संबंधित विभाग द्वारा इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया गया। यहाँ से तारकोल पूरी तरह से हट चुका है और सड़कों पर केवल रोड़े और मिट्टी ही रह गई है। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों को
अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूल के गुब्बार घरों और दुकानों में पहुंच जाते हैं, जहां से अस्थमा जैसी बीमारियों की शिकायत भी आने लगी है। इन लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जा सके। यहाँ पे हमारा जीना आराम हो रहा है। दिन रात इतनी धूल आती है, बारी बारी ट्रक यहाँ से निकलते हैं, सुबह करके हटते हैं, शाम तक इतनी धूल के गुब्बार उठते रहते हैं। 24 घंटे का ये काम हो गया जी यहाँ पे। क्या करें, कोई पानी नहीं छिड़कते, कुछ नहीं। और इतना 7-8 महीने से इतना प्रदूषण हो रहा है, सांस की बीमारियाँ हो रही है, सब सारे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और हो सके उतना जल्दी जल्दी हमें ठीक करो, हम बीमार हो गए हैं। कौन सा स्थान है जी ये? कौन सी जगह है? गली नंबर 2 जाट कॉलोनी। हाँ, जाट कॉलोनी, पार्क कॉलोनी के सामने। बोलो जी। मेरी मट्टी है जी, गाड़ी पानी को नहीं हो गई में। अरे इतनी टी-शर्ट धूल में टी-शर्ट गाड़ी छाप कर मुझे थक चुकी है। ये पानी के सप्लाई के लिए खोदा गया था कि भाई वाटर सप्लाई जो इसका बारिश का पानी है उसके लिए, स्टोरेज के लिए। लेकिन जैसे ही बारिश होती है पानी भी यहाँ खड़ा रहता है, कोई इसके समाधान नहीं हुआ अभी तक। शुक्रवार को इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जवाहर चौक स्थित अग्रसेन धर्मशाला में राज्य कार्यकारिणी का गठन करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक के अध्यक्ष ब्रिजलाल सर्राफ व अन्य पदाधिकारियों द्वारा वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक संजीत जैन को दक्षिण पश्चिम हरियाणा का इंचार्ज नियुक्त किया गया। शुक्रवार को भिवानी के जवाहर चौक स्थित अग्रसेन धर्मशाला में स्वर्णकार बंधुओं की इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले से आए पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह और फूल मालाएं भेंट कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और अध्यक्षता श्री ब्रिजलाल सराफ एवं अति विशिष्ट अतिथि श्री हेमंत कुमार रहे। मुख्य अतिथि श्री राकेश वर्मा और अध्यक्ष ब्रिजलाल सराफ ने बताया कि यह एसोसिएशन स्वर्णकारों की समस्याओं और विस्तारीकरण के लिए की गई है। वर्तमान समय में स्वर्णकारों को आ रही समस्याओं को लेकर सरकार से बातचीत के माध्यम से उनके समस्याओं का हल करने के लिए आज प्रत्येक जिले के पदाधिकारी यहां पहुंचे हैं। वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी सदस्यों का गठन भी किया गया। एसोसिएशन सरकार द्वारा किए गए फैसलों को जनता तक पहुंचाएगी, हॉलमार्क व अन्य कार्यक्रम के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी, जिससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। यह कहना था दक्षिण पश्चिम जोन के नवनियुक्त प्रभारी सचिन जैन का। उन्होंने बताया कि भिवानी में जितने भी ज्वेलर्स और स्वर्णकार हैं उन्हें एक छत के नीचे लाया जाएगा और उन्हें आपस में जोड़कर कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को आने वाली दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। को समझा रही है कि ईदगाह आपके लिए क्या कर सकता है। ईदगाह एक ऐसा रास्ता है जो व्यापारी और सरकार का रास्ता तय है। अपनी बात पहुंचाने के लिए ईदगाह एक सबसे बढ़िया रास्ता है। सर, आम कस्टमर एक ज्वेलर से जिस प्रकार के, तो सरकार ने कई कानूनों में कई प्रकार के बदलाव के, स्टॉक को मेंटेन करना इस तरह के, तो ऐसे में किस प्रकार की समस्याओं को स्वर्णकारों को फेस करना पड़ता है, उनके रिजोल्यूशन के लिए क्या सलाह आपकी संस्था मानती है? देखो, पिछले दिनों ने सरकार ने HUID लागू किया था। एक बार कोई भी चीज़ लागू होती है तो वो सबको नहीं होती है, और चूँकि ज़्यादातर इस समाज में ज्वेलरी के सेक्टर में पढ़े लिखे नहीं है, वो एक लाइन पर चलना चाहते हैं, सरकार एक नई लाइन पर चलाना चाहती है। तो ईदगाह एक बीच का रास्ता ऐसा निकालना चाह रही है जो सरकार का और जनता का दोनों का लाभ हो। शुद्धताऊ जेवर के ऊपर लिखी हुई है। पहले जब हॉलमार्क नहीं था तो एक किसी विश्वसनीय सेक्टर के पास ही जाता था, जो कि छोटा था, ग्राहकों जी के पास जाता था। अब ये जब हॉलमार्क होने के बाद ग्राहक को इतबार हो गया कि कहीं से भी लेंगे तो जेवर जितना वो बता रहा है दुकानदार उतनी शुद्धता का मिलेगा, इसलिए खरीदार को एक व्यापक सेक्टर मिल गया। तो आज कई जिलों से लोग जुड़े हैं, इसमें सोनीपत, नारनौल, अपना महेंद्रगढ़, बरवाड़ा, जींद, दादरी, झज्जर और भिवानी से भी कुछ लोग जुड़े हैं, और उन्हें अलग अलग क्षेत्र में हमने डायरेक्टर का पद दिया है। और कई लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण में काम करने वाली एक संस्था है, जिसको एक कड़ी में हरियाणा प्रदेश काफ़ी टाइम से उसके साथ जुड़ा हुआ है।
जितनी भी समस्याएं, चाहे वो एक्साइज से रिलेटेड हो, चाहे नोटबंदी के समय की हो, चाहे आप HUID से रिलेटेड हो, इन सभी समस्याओं का हल निकालने में ईदगाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार से सीधे तौर पर बात करने में ईदगाह समर्थ रही है और अपनी जितनी भी स्वर्णकार बंधुओं की समस्याएं रही हैं उनको हल कराने में उनका पूरा योगदान है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाएं ईदगाह सरकार के साथ मिलकर लेके आ रही हैं, जिससे छोटे से छोटे कारीगर से लेकर ज्वेलर तक सभी को अनेकों लाभ मिलने वाले हैं। MSME सेक्टर के साथ जुड़कर काफ़ी लाभ मिलने वाले हैं, जिसमें ईदगाह ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दायरा अपना बढ़ा पाए। कि इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन काफ़ी सालों से जितने भी ज्वेलर और स्वर्णकार और इस संबंध कारीगर हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी एसोसिएशन है और ईदगाह का मेन उद्देश्य सभी स्वर्णकारों को, सभी सराफा को, ज्वेलर्स को एक साथ इकट्ठा रखने का माध्यम है। सरकार से हमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अपनी बात रखनी हो तो वो ईदगाह के माध्यम से ही जाती है। ईदगाह छोटे मोटे कारीगरों को भी सपोर्ट करती है, छोटे दुकानदारों को भी सपोर्ट करती है, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाएं उसके लिए मजबूती प्रदान करती है। आज का कार्यक्रम था ईदगाह का विस्तार का, जिसमें कि मुझे दक्षिण पश्चिम हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है। साथ में अन्य जिलों से आए हुए उनको उनके ज़िले का कार्यभार सौंपा है। सर, इसमें आम उपभोक्ताओं तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए क्या है, क्योंकि आपके कस्टमर हैं, बेनिफिट उनको होगा। ज्वेलर कोई भी कदम उठाता है, ईदगाह कोई भी कदम उठाती है, वो सारा का सारा उपभोक्ता के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमें कोई दिक्कत आती है तो इसका मतलब हम उपभोक्ता को जो दिक्कत आने वाली है हम उसके लिए बात कर रहे हैं। अब जो HUID का करंट मुद्दा है उसमें HUID में कुछ त्रुटियां हैं उस सिस्टम में, जिसकी वजह से कस्टमर का भी काम लेट हो रहा है, कस्टमर को वो चीज़ हम समय पर दे भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ईदगाह HUID का विरोध कर रही है। साफ करना चाहेंगे कि हम हॉल मार्किंग के विरोध में नहीं है, हॉल मार्किंग के समर्थन में है, लेकिन HUID के वर्तमान स्वरूप के विरोध में है। जिसके तहत हमने पूरे हरियाणा से आज 9 डायरेक्टर नियुक्त किए हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद, सोनीपत और हिसार। जो डायरेक्टर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा जी हैं जो रोहतक से हैं, बिरलाल जी जो हमारे यहाँ के मुख्य हरियाणा के मैं कहूँगा कि हमारे चेयरमैन हैं, तो इनकी अगुवाई में पूरा हरियाणा प्रदेश आगे जितने भी जो डायरेक्टर बनाए गए हैं वो अपने अपने ज़िलों में, तहसीलों में जाके अपनी सदस्यता अभियान चलाकर इस ईदगाह को बढ़ाएंगे। बढ़ाने से हमारे परिवार को जितने भी स्कीम आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनका हम लाभ उठा पाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी धंधा है। चरखी दादरी के गांव सांजरवास के शहीद बगड़ावत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के NSS वॉलंटियर्स के द्वारा मनाया जा रहा है सफाई सप्ताह पखवाड़ा। यह कहना है विद्यालय के प्राचार्य का। वहीं अध्यापक कंवरपाल सिंह ने बताया कि NSS के बच्चों के द्वारा सफाई के साथ साथ पौधारोपण भी किया जा रहा है। चरखी दादरी जिले के शहीद बगड़ावत सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सफाई सप्ताह पखवाड़ा मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत की भी मदद ली गई। ग्राम पंचायत के द्वारा स्कूल प्राचार्य के साथ मिलकर विद्यालय परिसर को साफ किया गया। इस बारे में विद्यालय के अध्यापक कंवरपाल सिंह चौहान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूल्स में सफाई सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय के चारों तरफ सफाई की गई है और अध्यापकों द्वारा पौधारोपण भी किया गया है। इस मुहिम के तहत गांव की पंचायत ने भी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए सफाई में प्रयोग होने वाले उपकरण, ट्रैक्टर इत्यादि से स्कूल भवन को साफ किया। वहीं प्राचार्यों ने इन सभी का धन्यवाद भी किया। बरसात का मौसम चल रहा है और सरकार की योजना है कि 15 दिन सभी स्कूलों में विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया जाए और इससे स्वास्थ्य और शिक्षा और सारी चीज़ें मिलेंगी, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो अभी सारे बच्चे और इसमें हमारे SMC भी शामिल है, ग्राम पंचायत भी शामिल है। जैसे आपने देखा होगा बाहर भी जो गंदे नाले के आसपास की काम था, कल ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से उसकी सफाई की, बच्चे उन्होंने सारी मिट्टी नाले के आसपास कवर कर दी। और अंदर से ये हमारा किचन गार्डन है, इसमें देखिए आप पालक, हरी मिर्ची और ये तोरई की बेलें हैं, यहाँ भी बच्चे सफाई करते रहते हैं, निराई गुड़ाई चलती रहती है। और इस मौसम में विशेष रूप से बरसात के बाद डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता है, तो हमारा ये विशेष ध्यान रहेगा कि कहीं पानी ना भरे, मलेरिया या जो है ना PF ना फैले, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरियम जो होता है, और डेंगू ना फैले। तो बच्चों को बार बार उसके बारे में भी हम गाइडलाइंस जारी करते रहते हैं और वो न केवल अपने इस विद्यालय में
बल्कि अपने घर पे भी ये सफाई अभियान चलाएं। आसपास गंदगी ना इकट्ठी होने दें, गंदा पानी ना इकट्ठा होना दें, ताकि बीमारी से हम बचे रहें। अपने गांव सांजरवास में स्टेडियम है, उसमें लगभग 500 पौधे लगा रखे हैं जो आजकल बहुत ही बढ़िया हो गए हैं और जो वातावरण को शुद्ध करने में अहम योगदान देते हैं। और सफाई अभियान भी बीच बीच में करते रहते हैं। जो मंदिर है उसकी सफाई करते रहते हैं, मस्तनाथ का मंदिर है उसकी भी सफाई करते रहते हैं। ये NSS के तहत हम योजना जो आती है सरकार की, उसके तहत सफाई अभियान चलाते हैं, जिससे गांव स्वच्छ रहता है और बीमारियों से बचे रहते हैं। बच्चे भी और गांव भी बीमारियों से दूर रहता है और बच्चों में समाज सेवा की भावना भी उत्पन्न होती है। शुक्रवार को भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में 36वीं आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं महाप्रबंधक सुरेश पाल द्वारा बैठक में प्रस्तुत बैलेंस शीट को ध्वनिमत से पारित किया गया। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक के सभागार में 36वीं आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव उपस्थित रहे। बैठक में बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट एवं बैंक की बैलेंस शीट बैठक में रखी, जिसको सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से पारित किया। और बैंक के महाप्रबंधक ने अगले वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा दी जाने वाली योजनाओं, जिसमें विशेष रूप से JLG गठन करके उन्हें ऋण प्रदान करने की योजना बनाई, ताकि महिलाओं को स्वयं रोजगार प्राप्त हो सके। बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि अब तक करीबन 250 JLG के माध्यम से 1000 महिलाओं को 5 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया गया है। बैठक में हरको बैंक के महाप्रबंधक नरेश तंवर ने बैंक को गैर कृषि ऋण के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने के बारे में कहा। आम सभा की बैठक के तुरंत बाद बैंक के सभागार में JLG ग्रुप की महिलाओं के लिए ऋण मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव ने करोड़ों रुपए की राशि के ऋण स्वीकृति पत्र ऋण मेले के अंदर दिए। बैठक में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह व हरको बैंक महाप्रबंधक नरेश तंवर, नाबार्ड के DDM ओमपाल सिंह एवं सहायक रजिस्ट्रार सुनीता ढाका और अन्य बैंक अधिकारीगण, कर्मचारी और समितियों के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैंक के कर्मचारियों को, बैंक के आज ये 36वीं आम सभा की बैठक थी, उसके सब सदस्यगण को, सारी मैनेजमेंट को, सारे भिवानी शहर को, सारे हरियाणा को, सारे देश को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज ये जो 36वीं आम सभा की बैठक थी कोऑपरेटिव बैंक की, उसके अंदर जो है सारी पिछली जो मीटिंग के सारे वो थे, उनका सबका आज जो है यहाँ सबने हाथ उठा के समर्थन किया उसका, पिछली मीटिंग्स का, बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी। और आज नई योजनाओं के बारे में सारी चर्चा हुई है। सबने खुले मन से विचार किया है कैसे इस बैंक के पैक्स को मजबूत किया जाए, कैसे अपने काम में सुधार लाया जाए, कैसे बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ाए जाएं। यहाँ सबने हमारे साथ आज विशेष तौर पर जगबीर सिंह जी चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड थे, इनका सबने धन्यवाद किया है, क्योंकि इनका पूरा सहयोग हमारे कोऑपरेटिव बैंक को रहता है। तो इस तरह से और भी लोग इससे प्रेरणा लें और ये बैंक, क्योंकि प्रदेश सरकार का बैंक है, ये अच्छी से अच्छी सेवाएं कमर्शियल बैंक के मुकाबले पे आके दे सकें, इसलिए हम बैंक के जो पैक्स हैं उनका 54 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन भी जल्दी से जल्दी करा रहे हैं। तो इसी के बारे में आज आम सभा के अंदर सबके साथ बैठ के विस्तार से चर्चा की गई है। बैंक की आगामी रणनीति का तो यही होता है कि बैंक में अच्छा काम कैसे हो, कैसे हम अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। और ये चूँकि कोऑपरेटिव बैंक है, विषय आया MCL का, तो वो भी सरकार कंसिडर कर रही है। कंप्यूटराइजेशन का मामला है, वो भी लगभग हमारा पाइपलाइन के अंदर है, जल्दी हम पैक्स को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। तो यही सब गांव बैंक के विकास के लिए कैसे हम अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाएं, कैसे हम रिकवरी को बढ़ाएं, यही सब सारी चर्चाएं होती हैं। तो यही सब चीज़ें आज की बैठक के अंदर तय हुई है, इसी पे चर्चा हुई है विस्तार से। आज 36वीं कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा की बैठक थी और लगातार मैं 6वीं मीटिंग में आ रहा हूँ। मैं श्री सुरेश पाल जी GM कोऑपरेटिव बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका आभार भी, कि ये बैंक अपने आप में हरियाणा के कोऑपरेटिव बैंकों में एकमात्र बैंक है जो लगातार पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी आ रहा था, प्रॉफिट में आ रहा है। और जो सामान्यतः दूसरे बैंक जो तरीके अपनाते हैं, ATM है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और बैंक है, तो इस प्रकार की सब सुविधाएं भी ये बैंक दे रहा है। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और समाज में इनका योगदान बढ़ रहा है और बढ़े, इस बात की शुभकामनाएं। आज भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 36वीं आम सभा थी, उसमें मैं पहली बार ही आया हूँ, लेकिन जो बैंक के जो पीछे जो काम किया और बैंक ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है, कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा कोई बैंक होगा जो लगातार इतने साल से प्रॉफिट में आ रहा है। इन्होंने अपना
लोन देने का जो तरीका है औरतों के समूह बना के, उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है। और शायद ये हरियाणा के गिने चुने बैंकों में है जो इस टाइप की स्कीम लेके आए। और मैं सुरेश पाल जी से और इनकी टीम को धन्यवाद देता हूं और ये इनके लिए शुभकामना देता हूं कि ये आगे भी अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद। मुख्य रूप से तो रिकवरी के ऊपर ही तो बैंक चलता है। किसानों को हम जो पैसा देते हैं वो 0% ब्याज पर देते हैं। इसमें ख़ास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 0% ब्याज की रिकवरी 100% होनी चाहिए, क्योंकि रिकवरी ख़ास रूप ये मेन चीज़ होती है। बैंक के अंदर दो ही चीज़ होती हैं, डिपॉजिट एडवांसमेंट और एडवांसमेंट की रिकवरी। जब तक हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, कोई भी बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक नहीं, हर बैंक इस चीज़ पर ही ध्यान देता है कि मिनिमम रेट पर हमारे को डिपॉजिट मिले और मैक्सिमम रेट पर हम लोन दें और उसकी रिकवरी 100% हो। लेकिन जहाँ तक भिवानी बैंक की बात करूँ तो यहाँ के जीएम सुरेश पाल जी ने भी बड़ा प्रयत्न किया। आर्को बैंक से मैं नॉमिनी होने के नाते यहाँ आता रहता था, मीटिंग लेता रहता था। उसका रिजल्ट हुआ कि अब की बार हमारी पहले से अच्छी रिकवरी हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं 1000, उनको 50-50 हज़ार का जो है लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी इसके बाद में जो है एक सभा होगी, उसमें जो उनको वो दिया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है इसमें जोड़ा जाए और उनको इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। और बाकी तो जो पैक्स है हमारे, वो भी जो है उनके लिए भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि भी पैक्स जो है उनको ज़रूरत है उनके पुनरुत्थान की, ताकि वो जो है गाँव में जितना उनको जिनका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है वो पैक्सों से ही मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि पैक्सों को जो है अच्छे से चलाया जाए और किसानों को जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। आज ये भिवानी सहकारी बैंक की 36वीं आम सभा का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य रूप से श्रीमान अरविंद यादव जी चेयरमैन आर्को बैंक पधारे और एजुकेशन बोर्ड से श्री जगवीर सिंह जी चेयरमैन ये भी हमारे साथ रहे और ओमपाल छोकर जी जो क्लस्टर हेड है नाबार्ड के, वो भी विशेष रूप से रहे। और फोरदा डे जो चेयरमैन थे वो राजकरण जी आज हमारे साथ रहे और नरेश कंवर जी आर्को बैंक से जनरल मैनेजर, सुनीता ढाका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हमारे डीओ साहिबान और हमारे बैंक के सारे स्टाफ और बाहर से आए हुए सारे सहकार बंधु, उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज आयोजन किया गया मीटिंग का। उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। पीछे की जो हमारी 31/3/2021 की बैलेंस शीट थी उसका अनुमोदन किया गया और बैंक की क्या स्कीम चल रही है उन सब पे बताया विस्तार से गया। आने वाले वर्ष के लिए हमें क्या करना है इसकी दिशा भी तय की गई, किस तरह से बैंक काम कर रहा है। और बैंक में सामान्यतः दो ही बातें होती हैं, एक डिपॉजिट और दूसरा ऋण प्रदान करना। डिपॉजिट के अंदर ये विदित ही है कि हमारा बैंक हरियाणा में नंबर 1 बैंक है। सहकारी बैंकों में हमारा 1350 करोड़ के लगभग डिपॉजिट है। खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना महामारी का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद व एक मरीज के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2 हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 22,406 संक्रमित मरीजों में से 21,750 लोग ठीक हो चुके हैं। वीरवार दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण का एक और व्यक्ति ठीक होने के बाद यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 2 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की बार बार अपील करने के साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है और लोगों को संक्रमण से बचाने की पहल की जा रही है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।